हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि ये चैप्टर की समरी है। और इस समरी को पढ़ करके इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे क्लास 10th के, उसके सभी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे। तो अगर हम लोग बात करें, एक एक करके डिस्कस करते हैं, बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे और रिवाइज कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या है या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया एक तरह का केमिकल चेंज होता है और इस केमिकल चेंजेस में सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल नई होती है। पहले वाले प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की बिल्कुल अलग होती है। अब यहाँ पर होगा कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। अब इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज रिएक्टेंट, मतलब कि सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट आर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। दूसरे क्या होंगे, प्रोडक्ट के डेफिनेशन अगर पूछी जाए व्हाट इज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन के बाद जो कुछ भी बनता है, जो नई चीज़ें बनती हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ ब्रेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो है पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन में नए प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो नए प्रोडक्ट बनने के लिए कि जो रिएक्टेंट होता है उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और या फिर रीअरेंजमेंट होता है। जैसे एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल डिस्कस करें, अगर जनरल एग्जांपल की एक कंपाउंड था ए बी और ये रिएक्ट किया सी के साथ में, और सी के साथ में रिएक्ट करने के बाद इसने फॉर्म कर लिया सी बी और ए अलग हो गया। तो हुआ क्या था, इस ए और बी के बीच में बॉन्ड था, तो ए और बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ए पॉजिटिव रहा होगा, बी नेगेटिव रहा होगा, आपस में कंबाइंड होकर के ए भी बनाया। सी पॉजिटिव था तो सी हाईली रिएक्टिव था, तो उसने ए को डिस्प्लेस कर दिया, रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पर, और सी भी बन गया, साथ में ए अलग हो गया। तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानने का तरीका यह है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, जिनके बेसिस पर आसानी से पहचाना जा सकता है। पहली क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर कोई भी रिएक्टेंट है उनको आपस में मिलाया गया तो मिलाने के बाद टेम्परेचर चेंज होगा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। चेंज इन कलर, कलर चेंज, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, कॉपर सल्फेट में अगर आयरन नेल को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन कलर। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज हो सकती है। इसका जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, वाटर कैसा है, लिक्विड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है जब रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन में गैस निकलती है। तो गैस हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होती है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कैसे आइडेंटिफाई, देखिए यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। पहले ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है,
यहाँ पर ईजिली रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आसानी से चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिजिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जिनमें स्टेट तो चेंज हो रही है, कलर चेंज हो सकता है, लेकिन नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कोई आपसे पूछे कि वाटर था लिक्विड फॉर्म में और आइस बन गया, क्या बना? वाटर से बन गया आइस। जब वाटर से आइस का फॉर्मेशन हुआ, ये भी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन आइस और वाटर की अगर केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो केमिकल नेचर दोनों का सेम होगा। वाटर भी H2O होता है और आइस भी H2O होता है। स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन स्टेट चेंज होने से नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, कलर चेंज होगा, गैस इवोल्यूट होगी, टेम्परेचर में चेंज होगा, लेकिन इनके साथ साथ एक नया सब्सटेंस भी बनेगा। अगर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन, और जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, वो रासायनिक चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। हीट के बेसिस पर, हीट इन्वॉल्व हो या फिर इवॉल्व हो, उसके बेसिस पर रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट होती है। एक्सो फॉर एग्जिट, थर्मल मतलब हीट। तो इफ हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड था। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। इस कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब स्लेक्ड लाइम, और इसके साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा कि चूने को जब वाइट वॉश करने के लिए भिगोया जाता है तो भिगोने पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है। दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। As per law of conservation of mass, the total mass of the reactant या total mass of the element present in the product of a chemical reaction is equal to the total mass of the element present in the reactant. Law of conservation of mass के according reactant का mass product के mass के बराबर होना चाहिए। reactant का mass अगर product के mass के बराबर है, इसका मतलब chemical reaction balanced है। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बैलेंसिंग की क्या ज़रूरत है, तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए कि किसी भी रिएक्शन में मास कभी भी चेंज नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होता है। अगर सेम नहीं है तो उसको हम लोग सेम करते हैं। सेम अगर नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। दोनों साइड के एलिमेंट्स का नंबर सेम होने की वजह से मास सेम हो जाएगा। तो नंबर सेम करने की जो प्रोसेस होती है उसको बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को, उसको अगर हम लोग देखें तो पहला स्टेप होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कि the first step in balancing a chemical equation is to write the number of atoms of each element present on the left and right side। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लें
कि बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर और हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुए और बना लिए वाटर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग पहले नंबर लिखेंगे। तो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब बैलेंस है। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो 2 है प्रोडक्ट साइड में, लेकिन ऑक्सीजन अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए इसको अगर हम लोग 2 कर दें, हाइड्रोजन को अगर 2 कर दिया जाए, हाइड्रोजन को अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को डबल कर दें, 2 कर दें, तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब हाइड्रोजन जो पहले 2 था, 2 से अब बन गया ये 4। लेकिन ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 1 थी, ऑक्सीजन अब हो गई 2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ हो गया। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसको 2 कर दें। तो 2 अगर हाइड्रोजन होगा तो 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 4 हैं। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन 2 है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। We should start balancing with a compound that contains maximum number of atom। मतलब बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिनमें एटम का नंबर मैक्सिमम हो। उस कंपाउंड को पहले हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होता है, और आसानी से बैलेंस कर लेंगे। इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है। देन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर उनको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, बैलेंस करना है। अब while balancing a chemical equation, the molecular formula of the reactant and the product should not be changed। Most important point क्या है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है और उसको बैलेंस कर रहे हैं तो जो मॉलिकुलर फार्मूला है उस फार्मूले को कहीं से भी चेंज नहीं किया जाएगा। चेंज क्या करेंगे, उनके नंबर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, उनमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं सुटेबल कोफिशिएंट से। कुछ जो है सुटेबल कोफिशिएंट लगा करके मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम की, और ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कई बार लिख चुके हैं इस रिएक्शन को, याद हो गई होगी सबको, मैग्नीशियम ऑक्साइड को यहाँ पर। लेकिन मैग्नीशियम है 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1 प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर कभी भी MgO2 नहीं लिखा जाएगा, MgO ही होगा। इसको कर दें 2, मैग्नीशियम 2 हो गया। तो मैग्नीशियम 2 को बैलेंस करने के लिए दो मैग्नीशियम एटम आपस में कंबाइंड हुए ऑक्सीजन के साथ में, और कंबाइंड होकर के MgO बना लिए। MgO ही क्यों बनेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैग्नीशियम है, इस पर अगर हम लोग देखें तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। कहाँ से आया ये प्लस और माइनस चार्ज, याद होगा आप लोगों को कि अगर मैग्नीशियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 एटॉमिक नंबर की वजह से कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, और ऑक्सीजन का 26, ऑक्सीजन का क्या होगा 26। अब यहाँ पर हम लोगों को ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो मैग्नीशियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 2 गेन कर ले तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 2 को लूज कर देता है, 2 को लूज करेगा तो Mg के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, Mg2 प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन बराबर था, पहले था +12 -12, अब यहाँ पर क्या हो गया +12 -10 हो गया।
तो नेट चार्ज इसके ऊपर आ गया +2 का चार्ज आ गया। वही ऑक्सीजन के साथ में था, ऑक्सीजन में था पहले +8 -8, नेट चार्ज 0 था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया। अब हो गया +8 -10, चार्ज कितना आ गया 2 माइनस का, तो 2 - 2 प्लस आपस में कंबाइंड होकर के MgO बना लिए, एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। आई थिंक बैलेंसिंग क्लियर हो गई होगी कि बैलेंसिंग करते समय कहीं से भी किसी भी तरह का फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे फॉर्मूला है उसी तरह से लिखा जाएगा। केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर बनाना है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सब को रिएक्शन में लिख दिया जाता है। जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है कि आपने इक्वेशन को देखा और इक्वेशन को देखते ही आपको ये पता चल गया कि इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं या क्या रिलीज़ हो रहा है, उसके बारे में डिटेल में पता चल जाता है। तो कैसे इन्फॉर्मेटिव अगर हम बनाते हैं उसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं। इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ अ गैस इज इंडिकेटेड बाय अपवर्ड एरो। अगर कोई भी गैस रिलीज हो रही है तो गैस रिलीज को हम लोग अपवर्ड एरो लगाते हैं, ऊपर की तरफ एरो लगा करके इंडिकेट करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। या फिर ब्रैकेट में जी लिखा जाता है। प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो प्रेसिपिटेट बनने पर डाउनवर्ड एरो लगाया जाता है, एरो हमेशा लगाया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो डाउनवर्ड एरो लगा दिया जाएगा। हीट अगर इवॉल्व हो रही है, हीट अगर इवॉल्व हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा जाता है, प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा जाएगा। लेकिन अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है, रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा होगा। तो अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। हीट निकल रही है, हीट निकल रही है तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। इस एक्सोथर्मिक में लिखा जाता है प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन थी एंडोथर्मिक, इस एंडोथर्मिक में प्लस हीट लिखा जाता है रिएक्टेंट के साइड में, मतलब हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी, हीट यूटिलाइज की जाएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम लोग देखें, इनमें दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था डीकम्पोजिशन होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट। अब इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट टूट करके डीकम्पोज होकर के एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले रहा है, एक से ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में जो डीकम्पोजिशन होता है यानी टूटना होता है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हीट के फॉर्म में। लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिल सकती है, तो एनर्जी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। दूसरा क्या होगा, एनर्जी लाइट के फॉर्म में। तीसरा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, प्रोवाइड की जाती है। इसके बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह की होती हैं। पहली चीज़ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं थर्मोलाइटिक। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, थर्मोलाइटिक रिएक्शन या थर्मोलाइसिस। मतलब कि हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा जिसमें, अब देखिए थर्मोलाइटिक रिएक्शन, थर्मो का मतलब, ये इसमें दो वर्ड हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। थर्मोलाइटिक, थर्मोलाइटिक का मतलब थर्मोलाइटिक,
थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो वर्ड का मतलब हीट। लाइसिस जहाँ पर आ जाए, लाइसिस का मतलब टूटना, यानी हीट की प्रेजेंस में टूटना, तो इसको कहते हैं थर्मोलाइसिस। दूसरा होता है फोटोलाइसिस, मतलब फोटो की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में अगर टूट रहा है कोई सब्सटेंस तो उसको कहते हैं फोटोलाइसिस। तीसरा होता है अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद अगर टूट रहा है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी वो रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर किसी भी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया जाए तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से, और एक नया सॉल्ट बन जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि ए बी एक सॉल्ट था, इस ए बी में मिला दिया गया सी, सी ए से ज़्यादा रिएक्टिव है तो सी बी के साथ में कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होकर के फॉर्म कर लेगा सी बी, और सी बी के साथ में एक गेट ऑफ हो जाएगा, ए वहाँ से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का अरेंजमेंट है जिसमें मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इसको हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में डिटेल में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेस एट द टॉप ऑफ, देखिए अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी उसको टॉप पर रखा जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव मेटल है उनको बॉटम में रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड बना उसको हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो a reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously in a reaction is known as redox reaction। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया इससे रिलेटेड कि उसमें पूछ लेता है कि रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स या एग्जांपल दिया होगा, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में और आपको करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। मतलब अगर लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण। रिडक्शन का मतलब कि जिसमें ऑक्सीडेशन का उल्टा हो रहा हो, यानी हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं वो? ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सब्सटेंस है
जो ऑक्सीजन को ले रहा है, गेन कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को ले रहा है या फिर ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं, उसको कहेंगे कि सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। जैसे अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की ही, कई बार इसको हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर बनेगा MgO। तो इस MgO को अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसको अगर रिटन फॉर्म में लिखना होगा तो ये लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर हाइड्रोजन को गेन कर लेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में था, वाटर बन गया। इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, उसने हाइड्रोजन को गेन किया और वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को लूज करते हैं या ऑक्सीजन को गेन करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है जबकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये बिल्कुल समझ लीजिए। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो रिड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि अपने ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, अपने ऑक्सीजन को देगा, तभी दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हाइड्रोजन को देगा। टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है रिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चैप्टर में वो था कोरोजन। कोरोजन क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। कोरोजन में होता क्या है? एक स्लो ईटिंग ऑफ द मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन द सरफेस, यानी मेटल को जब एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है तो एक्सपोज करने के बाद वो मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट करता है और रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे रस्ट की हम लोग बात करें तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। कोरोजन का कुछ एडवांटेज भी है, जैसे कोरोजन जो है अनडिज़ायरेबल होता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि एल्युमिनियम के केस में एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और Al2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक बार जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने के बाद एल्युमिनियम का फर्दर कोरोजन नहीं होता है, तो एक तरह से ये बेनिफिशियल है, एल्युमिनियम को कोरोजन से बचा रहा है। रैंसिडिटी, ये भी मिला जुला होता है कोरोजन से, मतलब इसमें ऑयल और फैट जो फूड आइटम में होते हैं, ऐसे फूड आइटम जिनमें तेल होता है या फैट होता है, उनको अगर एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के एक फाउल स्मेल देते हैं। टेस्ट जो है उनका बैड स्मेल के साथ में बैड टेस्ट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं रैंसिड हो गया वो, और इस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी से अगर बचाना है फूड आइटम्स को, तो रैंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में प्रिवेंट करे। दूसरा क्या होगा कि रेफ्रिजरेशन कर दें, उसको डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है या फिर फ्रिज में रखा जाता है जिससे ठंडा रहे। स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अब ऑक्सीजन से बचाना है तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को इस लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका ये नोट्स आपको टेलीग्राम लेट्स लर्न विद राजीव सर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आता हो तो उसको लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। और इसके बाद टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिस पर वीडियो बने। आगे
नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।